Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video मैं आप सभी को MPET एग्जामिनेशन में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है मैं आप सभी को वो सिखा रही हूँ. जो आज का मेरा लेक्चर है वो है 6 लेक्चर एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस सिखाने वाली हूँ. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टेक MCQs एंड विद द हेल्प ऑफ MCQs हम सभी लोग हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस के डिफरेंट टाइप्स कितने हैं, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है. ये सब चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं. एंड एज वेल आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आप सभी की जो कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग हाइपोथेसिस वो भी क्लियर हो जाएगी एंड आप सभी को आइडिया भी मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज MPET एग्जाम में द पार्ट 1 इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50% मार्क्स है. एंड अगर आपको MPET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स हासिल करने हैं जो कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में आउट ऑफ मार्क्स हासिल करके क्वालिफाई कर सकते हो. ओके, सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं. ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ MPET एग्जामिनेशन. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. फाइन. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में है एंड ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में इन्वॉल्व किए हैं. ओके, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन आप इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है ताकि आप गारंटीड एटलीस्ट पासिंग स्कोर्स तो पा ही लोगे इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके, एंड बाद में आप सभी को जब भी इंटरव्यू सेशंस देना होता है उसके लिए भी हम सभी लोग आपको काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अच्छे से रिसर्च प्रपोजल बना सकें. ओके, सो अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे वो भी कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन्स. रिसर्च में जो हाइपोथेसिस होता है उसका मतलब क्या है? Whether it is intellectual guess, whether it is brilliant guess, whether it is intelligent guess or whether it is negative guess. इनमें से कौन से guesses मतलब hypothesis है? Students, hypothesis is nothing but the tentative statement. Okay? The tentative statement about the solution of the research problem. And ये जो tentative statement होता है ये actually nothing but it is nothing but the prediction. Okay, or you can say it is nothing but the guess. Okay, and that's why hypothesis ये एक intellectual guess होता है. This is the brilliant guess and as well this is an intelligent guess because based upon the hypothesis only आप आगे का research carry out करते हो. Basically you test the hypothesis in your research process, right? And that's why hypothesis ये कोई ऐसा वैसा गेस नहीं होता है. इट इज़ एक्चुअली द गेस जो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिलाता है ताकि आप रिसर्च करो एंड ताकि आपको अपने अपने रिसर्च का रिजल्ट मिले. ओके, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. एंड देखो ये हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट? एंड दैट्स वाई दिस शुड नॉट बी अ निगेटिव गेस, राइट? ये निगेटिव गेस हो ही नहीं सकता. That's why here the correct answer is 1. Next is a hypothesis that states zero difference or no difference between the parameter and its assumed value is known as. इनमें से कौन सा hypothesis ऐसा है
जो हमें ऐसे बताता है कि जो पैरामीटर है, जो हमारे पास पैरामीटर है उसकी वैल्यू एंड उसकी जो जो अज्यूम्ड वैल्यू है उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. सो वेदर इट इज सिंपल हाइपोथेसिस, whether it is directional hypothesis, whether it is non-directional hypothesis, or whether it is null hypothesis. So students, basically hypothesis के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स है. उनमें से पहला है नल हाइपोथेसिस एंड दूसरा है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, सो जो नल हाइपोथेसिस है, एज द मीनिंग ऑफ नल इज व्हाट, जीरो, राइट. सो इसका मतलब है कि ये हमें बताता है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. बट जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमें ऐसे बताता है कि देर इज डिफरेंस और देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज नल हाइपोथेसिस, बिकॉज ये हमें ऐसे बताता है कि देर इज डिफरेंस. सो there is no difference between the parameter and its assumed value. Okay, what is simple hypothesis? Basically simple hypothesis is the prediction of relationship between two variables, and ये जो variables है वो है independent variable and dependent variable. Okay, directional hypothesis, बेसिकली डिरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस ये दोनों भी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के टाइप्स है. सो इसका मतलब ये है कि ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू. सो जैसे कि ये एक डिरेक्शनल हाइपोथेसिस है, सो ये हमें वैल्यू के साथ साथ ही आपको डिरेक्शन भी बताता है कि वेदर इट इज राइट टेल्ड और वेदर इट इज लेफ्ट टेल्ड. आई मीन टू से कि वेदर ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये हमें डिरेक्शनल हाइपोथेसिस बताता है. बट नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस हमें सिर्फ यही बताता है कि वेदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड इट्स अज्यूम्ड वैल्यू, एंड ये डिफरेंस कितना है, हमें ये सिर्फ वैल्यू बताता है. ये नहीं बताता है कि वेदर इट इज राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड, मतलब किस डिरेक्शन के साथ हाइपोथेसिस की वैल्यू है, मतलब ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये नहीं बताता है, ओनली वैल्यू बताता है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 4. Hypothesis that is alternative to null hypothesis is represented as. So देखो हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि null hypothesis का मतलब होता है कि there is no difference between the variables. ओके, इन सिंपल वर्ड्स. बट इसके ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है, मतलब इसके अपोजिट जो हाइपोथेसिस है वो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ओके, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हमेशा H1 से डिनोट किया जाता है, एंड जो नल हाइपोथेसिस है ये हमेशा H0 से डिनोट किया जाता है. सो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में से जो सेकेंड ऑप्शन है विच इज H1. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. सो आप याद रखो कि जब भी रिसर्च में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, देन एट दैट टाइम हम अल्टीमेटली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. एंड दैट्स व्हाई ऐसा कहा जाता है कि नल हाइपोथेसिस का जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस. ओके, एंड एज वेल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से भी डिनोट किया जाता है या फिर H1 से डिनोट किया जाता है. ओके, to perform t-test which of the following softwares can be utilized. So अगर आपको t-test को परफॉर्म करना है देन इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हो. सो t-test इज नथिंग बट द पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड स्टूडेंट्स ये हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोज में देखेंगे कि व्हाट आर दीज टेस्ट्स. ओके, आगे की वीडियोज में. सो ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड इस टेस्ट को हम लोग करते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके. सो बेसिकली दिस इज द टेस्टिंग टेक्निक फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ओके, एंड इस टेस्ट में हमें ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दो ग्रुप्स के मीन्स के बीच में.
ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. ओके, ये हमें टी टेस्ट बताता है. सो यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि MS एक्सेल है, यूनिक्स है, SPSS है, MS इक्वेशंस है. बट इनमें से दो ही सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म टी टेस्ट, एंड वो सॉफ्टवेयर्स है MS एक्सेल एंड SPSS. बिकॉज MS एक्सेल तो आप सभी को पता है, वी आर फैमिलियर विद इट, कि MS एक्सेल में जितने भी फंक्शंस है, जितने भी मैथमेटिकल यू कैन से कि टूल्स है, ओके, इनका इस्तेमाल हम सभी लोग टी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं. एंड एज वेल SPSS इज नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज. सो ये एक एक्चुअली एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि IBM ने बनाया है, एंड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर is useful to perform advanced t-tests and advanced statistical test हम लोग SPSS सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं. यूनिक्स इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड बेसिकली यूनिक्स जो है इसका इस्तेमाल हम सभी लोग नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करते हैं. एंड व्हाट आर MS इक्वेशंस? सो बेसिकली MS इक्वेशंस ये भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एंड इट प्रोवाइड्स बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज़. मतलब जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग एडिट एंड फॉर्मेट कर सकते हैं, बट MS इक्वेशंस से हम टी टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज A and C ओनली. ओके, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च. सो इनमें से कौन से रिसर्च का हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये एक मेन कॉन्सेप्ट है. सो वेदर इट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेदर इट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च या फिर एग्जेजेटिक रिसर्च. सो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस और टेस्टिंग में हम सभी लोग बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. सो बेसिकली इसके पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है, एंड फ्रॉम दीज रिसर्च टाइप्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ द ओनली रिसर्च जिसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करके उसको टेस्टिंग करना इज़ द मैंडेटरी, और दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ दिस रिसर्च. एंड दैट्स वाई इन दिस रिसर्च बेसिकली हम सभी लोग पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, देन पार्टिसिपेंट्स के हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, एंड उन ग्रुप्स के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट हम लोग फाइनली रिजल्ट्स देखते हैं. सो बेसिकली जब भी आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं, दिस रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग इटसेल्फ, एंड दैट्स वाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. सो जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें हम लोग पास्ट इवेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, राइट. सर्वे रिसर्च में हमें पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज रिस्पॉन्सेज हम लोग यू कैन से कि हम लोग रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं. एग्जेजेटिक रिसर्च में टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया जाता है. बेसिकली यू एक्सप्लेन द टेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंटली आप इसी के ऊपर रिसर्च करते हो, एंड दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. If a researcher has to test a hypothesis whether the difference between the means of two groups is significant, she or he will use. So ये तो हमने आज ही के सेशन में देखा था कि अगर हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, एंड इन दैट टेस्टिंग प्रोसेस अगर हमें ये देखना है कि अगर दो ग्रुप्स के मीन्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं, सो इस वक्त हम लोग कौन से टेस्ट को करेंगे. So whether it is chi-squared test, whether it is correlation coefficient, whether it is sign test or whether it is students t-test. So जैसे कि हमने देखा कि जो students t-test है, so the students t-test is useful for these kind of purposes. मतलब हमारे research में दो groups होते हैं, and you take the mean of each group and you compare the means. ओके, एंड आफ्टर कंपेयरिंग द मीन्स आपको समझ में आता है कि वेदर इन दो मीन्स के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं. ओके, दिस इज़ नथिंग बट द स्टूडेंट्स टी टेस्ट. chi-square टेस्ट में हम लोग एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो chi-squared डिस्ट्रीब्यूशन होता है, chi-squared डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन. एंड जो स्टूडेंट्स टी टेस्ट है इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेटा का. Okay, so the distribution is nothing but the data which is distributed, okay, on the graph basically.
and chi-square test is nothing but the non-parametric test, okay. बट जो स्टूडेंट्स टी टेस्ट है दिस इज पैरामेट्रिक टेस्ट. एंड जो को रिलेशन कोइफिशिएंट है दिस इज नथिंग बट द वैल्यू जो हमें बताती है कि एग्जैक्टली दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है एंड वो रिलेशनशिप किस डिरेक्शन के साथ है, मतलब वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव को रिलेशन, वो हमें को रिलेशन कोइफिशिएंट बताता है. साइन टी टेस्ट इज अगेन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ओके. एंड साइन टी टेस्ट में साइन टेस्ट में एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट्स ऐसे यू कैन से कि मेजरमेंट्स लिए जाते हैं एंड बेसिकली यू कंपेयर दोज मेजरमेंट्स. सो सब्सिक्वेंटली ये सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट अभी तो आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट, ओके. When a researcher rejects a true null hypothesis in his or her study and accepts the alternate hypothesis, what type of error is likely? So अगर रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, देन उस समय किस प्रकार का एरर आता है. सो वेदर इट इज टाइप 1 एरर, वेदर इट इज टाइप 2 एरर, वेदर इट इज बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, या फिर दोनों भी नहीं. सो स्टूडेंट्स बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेजरली दो एरर्स आते हैं. उनमें से पहला है टाइप 1 एरर एंड दूसरा है टाइप 2 एरर, ओके. सो टाइप 1 एरर कब आता है? सो जब भी आपके पास नल हाइपोथेसिस है एंड दिस नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट स्टिल यू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस, ओके. दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, okay. What is type 2 error? So you have the null hypothesis, okay, and this null hypothesis is false but still you accept it, okay. This is called as type 2 error, okay. but यहाँ पे बोला है कि रिसर्चर ने ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, रिजेक्ट किया है, यानी कि यहाँ पे टाइप 1 एरर आएगी, okay. and that's why here the correct answer is 1, that is type 1 error, okay. The probability of not accepting the null hypothesis when the alternative hypothesis is acceptable is called, okay. So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक प्रोबेबिलिटी है? सो किसकी प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो एंड आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो. सो इस चीज की प्रोबेबिलिटी है. सो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज रिजेक्शन रेंज, वेदर इट इज डिमार्केशन, वेदर इट इज नॉर्मेटिव इंसिडेंस और वेदर इट इज पावर. सो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को पावर कहा जाता है. सो पावर इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. मतलब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है एंड यू रिजेक्ट इट. सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इसे क्या कहा जाता है? पावर. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मेकिंग टाइप 2 एरर, ओके. टाइप 2 एरर आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में बट यू विल अंडरस्टैंड, ओके. सो इसे पावर कहा जाता है. सो बेसिकली पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेबल. दैट्स इट, ओके. व्हाट इज रिजेक्शन रेंज? रिजेक्शन रेंज यानी कि इस रेंज में जो डेटा होता है, ओके, ये डेटा हम लोग बेसिकली रिजेक्ट करते हैं, ओके. दिस डेटा इज नॉट यूजफुल फॉर आवर स्टडी, ओके. डिमार्केशन इज नथिंग बट you are making the limitations to your data set, okay. normative incidence का मतलब होता है कि this is actually relevant to the normative data, okay. normative data and what is normative data? so basically normative data ये एक ऐसा डेटा होता है जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग एज ए रेफरेंस करते हैं. सो बेसिकली दिस इज द रेफरेंस,
ओके मतलब जैसे कि हम लोग अगर किसी भी चीज़ को अगर हमें टेस्ट करना है, सो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल हमें रखना चाहिए, राइट. सो दिस नॉर्मेटिव डेटा इज बेसिकली द रेफरेंस डेटा. सो बेसिकली जब भी आप किसी भी डेटा को टेस्ट करते हो, सो फॉर दैट टेस्टिंग पर्पज आपको एक रेफरेंस चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकाल सके, राइट. सो बेसिकली यू रेफर दिस काइंड ऑफ डेटा विच इज कॉल्ड एज द नॉर्मेटिव डेटा, एंड दिस इज नथिंग बट द नॉर्मेटिव इंसिडेंस. Okay, and that's why here the correct answer is 4. A research scholar finds through statistical analysis that the value of t is significant. What decision is warranted on the basis of this hypothesis? Okay, so students, एक रिसर्च स्कॉलर ने क्या किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया एंड एट द एंड उसे टी जो है मतलब टी की जो वैल्यू है वो उसे सिग्निफिकेंट मिली. ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या कंक्लूजन निकालोगे अबाउट द हाइपोथेसिस, बिकॉज ये तो हमने देखा कि टी टेस्ट हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं, राइट. सो आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ टी टेस्ट एज द सिग्निफिकेंट, ओके, देन बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलता है और बाद में हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में क्या कंक्लूड करते हैं. So whether it is null hypothesis should be rejected, research hypothesis should be accepted, null hypothesis should be accepted, research hypothesis should be rejected, no decision is warranted in respect of the research hypothesis. Okay, so students, हमने ये तो देखा कि टी टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते. So basically टी टेस्ट में क्या किया जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रही हूँ एंड मेरे रिसर्च में 2 ग्रुप्स है, ओके, एंड मैंने ये दोनों ही ग्रुप्स के जो पॉपुलेशन है उनका मीन निकाला, ओके, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द मीन मैं पहले ये डिसाइड करूँगी कि मेरा नल हाइपोथेसिस क्या है एंड मेरा रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है. ओके, सो एज यूजुअली हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द अज्यूम्ड वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 मीन वैल्यूज है. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये होगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि इन दोनों की भी वैल्यूज इक्वल है. ओके, एंड सब्सिक्वेंटली मेरा जो रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो ये होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है. सो अगर t की वैल्यू सिग्निफिकेंट मिलती है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप ये दोनों भी मीन वैल्यूज कंपेयर करोगे देन आपको इनके बीच में डिफरेंस दिखेगा. इफ देयर इज डिफरेंस देन उसका मतलब है t की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, यानी कि यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करोगे, एंड दैट्स वाई जो डिसीजन आपका रहेगा वो ये रहेगा आंसर 1, यानी कि दोनों भी ये A एंड B, मतलब आप नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करोगे बिकॉज टी की वैल्यू आपको सिग्निफिकेंट मिली है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सो अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो. ओके, Using an appropriate parametric test in a research project, the researcher finds evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely? Okay? So अगर कोई भी रिसर्चर पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहा है एंड रिसर्चर को ऐसा एविडेंस मिला कि उसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए, ओके, देन ऐसे सिचुएशन में इनमें से कौन सी एरर आने की ज़्यादा संभावना है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है रादर. ओके, सो वेदर इट इज़ अल्फा एरर, वेदर इट इज़ बीटा एरर, वेदर इट इज़ बोथ अल्फा एंड बीटा एरर्स, या फिर कोई भी नहीं, नीदर अल्फा नॉर बीटा. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 2 प्रकार के एरर्स देखे, टाइप 1 एंड टाइप 2. सो फिर से हम लोग वही देखते हैं. टाइप 1 एरर इज नथिंग बट कि जब भी नल हाइपोथेसिस सही होता है बट स्टिल आप उसको रिजेक्ट करते हो, दिस इज नथिंग बट द टाइप 1 एरर, राइट. बट टाइप 1 एरर होने की जो चांसेस है, ओके, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसे
अल्फा कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अल्फा. ओके, एंड सेकेंड वन इज टाइप 2 एरर. ओके, सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है बट स्टिल यू एक्सेप्ट इट, राइट. ओके, सो टाइप 2 एरर आने की जितने चांसेस होते हैं, जितनी प्रोबेबिलिटी होती है, उसे बीटा कहा जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे टाइप 1 एरर होने की संभावना है, बिकॉज रिजेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, राइट. दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. सो अल्फा एरर. सो यहाँ पे अल्फा एरर आने की संभावना है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. That's why the correct answer is 1. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है. So basically मैंने इस क्वेश्चनर में काफ़ी सारे डिटेल्स लिए आप सभी के लिए, जैसे कि हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ एरर्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है एरर्स की, पावर क्या है, टी टेस्ट के बारे में हमने देखा, काफ़ी सारे हमने हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में देखा. बट देर आर अगेन लॉट ऑफ हाइपोथेसिस टाइप्स एज वेल, एंड आई विल सब्सिक्वेंटली टेल यू जब भी हम लोग आगे के वीडियोस देखेंगे. बट स्टिल इन दिस वीडियो अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.